नमस्कार जी, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। वैसे तो एटम बॉम्ब सबसे घातक हथियार माना जाता है, लेकिन इससे भी घातक है ड्रग्स, जो बिना धमाके के दुनिया को तेज रफ्तार से मार रही है। आज उसकी डिटेल्ड बात करनी है। चिट्टा, वो सफेद जहर जो देश की रगों में घुल रहा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए हमारे देश में कहां कहां सप्लाई हो रही है चिट्टे की, कितने सूबे इसकी जद में आ गए हैं और मौत के इस कारोबार की कमर तोड़ना क्यों जरूरी है। आज के एक्सक्लूसिव में इसका खुलासा करना है। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 बम्पर कमाई कर रही है, लेकिन असली गदर तो सन्नी पाजी के बंगले पर छिड़ा है। फैक्ट फाइंडिंग में आज तारा सिंह के बंगले का बैलेंस चेक करेंगे। टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना, आप भी सब यही कहेंगे, या कबाड़ उठाना। बात बिहार की हो तो कुछ भी हो सकता है। एक अफसर के अजीब ऑर्डर से बिहार के टीचर एसोसिएशन सारी टेंशन में आ गई है। सिग्नेचर स्टोरी में आज खुलेगा कबाड़ की इस दुकान का शटर। 1981 में एक फिल्म आई थी, आपको भी याद होगा, उसका बहुत फेमस गाना सुना होगा आपने, देखी भी होगी, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। और ये गाना अब क्यों दोबारा सुर्खियों में आया है, क्यों इसको हम याद कर रहे हैं? बेशक ये नीदरलैंड के ट्यूलिप गार्डन में शूट हुआ था, लेकिन हमारे कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन भी कहीं छा गया है। आज बी पॉजिटिव स्टोरी में उसके रिकॉर्ड का सिलसिला बताएंगे। उड़ता पंजाब फिल्म बनने और चुनावी वादों में पंजाब को नशा मुक्त करने के तमाम दावों के बावजूद पंजाब में नशे की तस्करी जोरों पर है। पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी नशा जमीन, आसमान और पानी तीनों रास्तों से आ रहा है। बाढ़ के पानी में गोता लगाओ, चिट्टे को बॉर्डर पार कराओ। पंजाब में ड्रग्स तस्करी का ये नया तरीका है। पंजाब के फिरोजपुर में इसका लाइव सबूत देखने को मिला। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट जोगिंदर पर रात भर हलचल रही। इलाके में पानी भरा था। ड्रग्स तस्कर इसी का फायदा उठाने आए थे। करीब 30 किलो हेरोइन के साथ ड्रग्स तस्करों का मूवमेंट हुआ तो बीएसएफ ने इलाके को घेर लिया। गोलियां चली दोनों तरफ से। 2 तस्कर पकड़े गए, एक पाकिस्तानी है। ये नार्को टेररिज्म है। इन अ वे इट इज लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स कि ये साथ में ड्रग्स के साथ एक्सप्लोसिव्स भी भेजते हैं, वेपन्स भी आते हैं, आरडीएक्स आता है, ड्रग्स आते हैं। और जैसे ड्रोन्स एक बहुत ज्यादा कारगर मैकेनिज्म इन्होंने इस्तेमाल किया था। अब इनफैक्ट बीएसएफ ने काफी एफिकेसी बढ़ाई है। ड्रोन्स आर बीइंग शॉट डाउन, हमें कामयाबी मिल रही है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे पंजाब पुलिस डिप्लॉयड है। तो ये इंक्रीजिंगली दिस शोज दैट जो हमारी काउंटर स्ट्रेटजी है ड्रग्स के प्रति, वो सक्सेसफुल हो रही है। पिछले हफ्ते पंजाब पुलिस ने 77 किलो हेरोइन पकड़ी थी, वो भी नदी नाले के रास्ते सीमा पार से भारत आई थी। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन हर हफ्ते सुर्खियां बनते हैं। पाकिस्तानी स्मगलर पहले क्या करते थे? कंटीली तारों के उस पार से किसानों के जरिए ट्रैक्टर में छिपाकर ड्रग्स भेजते थे। कहीं इंजन में छिपा दी तो कहीं बॉडी में। सख्ती हुई तो तरीका बदला। कंटीली तार में प्लास्टिक पाइप का ट्रेंड आया। कई पैकेट इस तरह स्मगल होते रहे। लेकिन बीएसएफ ने इसे पकड़ा तो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर ड्रग्स वाले ड्रोन लॉन्च किए। बीएसएफ ने ड्रोन पर गोलियां मारनी शुरू की तो तस्कर पानी में उतर गए। ये बात सही है कि जो रिवेराइन रूट्स है वो फ्लड्स आने की वजह से उसमें थोड़ा सा क्रॉस करना इजी हो जाता है। बट इसमें हमने बहुत सजगता रखी है और बीएसएफ के साथ हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो वनरेबल एरियाज हैं। बीएसएफ ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है। इनफैक्ट ये अलर्टनेस का ही नतीजा है। ये जो रिकवरीज को पिछले 2 महीने में बढ़ी हैं, तो ये ज्वाइंट एफर्ट्स बीएसएफ और पंजाब पुलिस के हैं, विच आर गिविंग डिविडेंड्स एट द ग्राउंड। डीजीपी साहब की ये बात सही है कि ड्रग्स सिंडिकेट को काउंटर किया है, मगर फैक्ट ये भी है कि पंजाब में अब भी ड्रग्स सप्लाई बहुत बड़ी समस्या है और अब तो ड्रग्स तस्करी के नए रूट तमाम एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में देश की नस्ल को कमजोर करने वाली साजिश परत दर परत उधेड़ेंगे। पिंडां वालिਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਨੱਥ ਬੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਦੀਏ, ਧੋ ਦੀਏ ਕਲੰਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਆਉਣ वाले दिनों 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ फर्क दिसन लगूगा, मेरे पे यकीन। मान साहब, आपने बहुत अच्छा ऐलान किया और 1 साल बाद पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसके नतीजे देखने के लिए आपके स्टेट में फिर आएंगे। जमीन और आसमान से तो पहले ड्रग स्मगलिंग हो रही थी, अब पानी के अंदर कैसे स्मगलिंग होने लगी? इसके पूरे नेटवर्क को समझने के लिए मैंने कई अफसरों से बात की। उनका ड्रग तस्करों पर पूरा मॉड्यूल उन्होंने मुझे समझाया कि आखिरकार ये चल कैसे रहा है। पता चला कि लुधियाना का हरविंदर सिंह और जालंधर का रतनपाल दोनों ड्रग्स का कंसाइनमेंट लेने के लिए बॉर्डर पार गए थे। 28 जुलाई को दोनों फिरोजपुर पहुंचे और यहां से नदी के रास्ते पाकिस्तान चले गए। ड्रग स्मगलिंग का चक्कर इन दोनों पर भारी पड़ गया। दोनों अब तक वापस नहीं लौटे हैं। शक क्या किया जा रहा है? शक ये किया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ तो नहीं लग गए दोनों, क्योंकि पुलिस ने हरविंदर सिंह, जो एक बंदा गया है उधर, उसके दोस्त अमरजीत से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस के भी हाथ पैर फूले कि गए कहां बंदे। उससे जो जानकारी मिली दोस्त से, उसने बताया कि हरविंदर 27 जुलाई को 1000 रुपए लेकर फिरोजपुर के लिए निकला था। भाई फिर आगे कहां गायब हो गया? सवाल है कि स्मगलिंग की तैयारी होती कैसे है? ये स्मगलर तैयार कैसे होते हैं कि इस रूट से जाना, इससे ड्रग्स को पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंचाया जाता है? जांच एजेंसियों से जुड़े अफसर ये भी बताते हैं कि ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों को छांटते हैं कि यार कौन बंदा एक्सपर्ट है, तैरने में जा सकता है। क्योंकि बरसात के मौसम में आजकल तो वैसे ही फ्लड आया हुआ है, जो सारा बॉर्डर एरिया का पंजाब है उस सब जगह पे पानी के रास्ते उन लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं। तस्कर अपने साथ ड्रम, ट्यूब, जैसे ट्रक की ट्यूब होती है वो ले जाते हैं और खाली बोतलें लेकर जाते हैं, ताकि उन्हें जाते वक्त पानी में तैरने के लिए सहारा मिले। जहां पर बॉर्डर होता है वहां पर तो पानी के अंदर चले जाते हैं, आगे फिर ट्यूब के सहारे या ड्रम के सहारे जाते हैं। ड्रम को एयर टाइट कर लेते हैं ताकि पानी उसमें ना घुसे। जाते वक्त वो तैरने में मदद करता है और जब आ रहे होते हैं तो उसके अंदर ही ड्रग्स ले आते हैं। और वो क्योंकि डूबता नहीं, वो ड्रम इस तरह का होता है कि वो उसका वजन सह लेता है और पानी के दबाव के कारण बना रहता है ऊपर। माल ड्रम में भरा जाता है, पैसों का लेन देन होता है, तस्कर कंसाइनमेंट लेके वापस आ जाता है, जिस रास्ते से वो गया होता है उसी रास्ते से वापस लौट आता है। ये पानी से ड्रग्स स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क इस तरह से चल रहा है। बरसात के मौसम में तस्करी का ये तरीका काफी पॉपुलर हो गया है, पंजाब के बॉर्डर पर ही नहीं, उन तमाम जगहों पर जहां से नदी नालों के जरिए एंट्री एग्जिट हो सकता है। और पानी के अंदर तो वैसे ही पता नहीं लगता। चिट्टे की स्मगलिंग कब से हो रही है? चिट्टा नाम फेमस हो गया पंजाब में, लेकिन बेसिकली ये हेरोइन का ही पुराना नाम था। पुलिस और बीएसएफ का प्लान ऑफ एक्शन क्या है अब इसको पकड़ने के लिए? पंजाब इस मुद्दे पर क्या कहता है और पंजाब के डीजीपी क्या कहते हैं? मैंने इस पूरी बातों पर आज दिन में उनसे बात की। सीमा पार से नशे की खेप कैसे आती है, सवाल पूछना बनता था। मैंने डीजीपी साहब से भी पूछा। डीजीपी साहब, पंजाब में हम ये मान के चलें कि जल, थल और आसमान सब जगह से ड्रग्स आ रहा है, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे पंजाब पुलिस हैंडल कर रही है इस पूरे क्राइसिस को? ये देखिए, पंजाब की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो डेप्थ क्रिसेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है ड्रग्स की, हम उसके नजदीक हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा 553 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है, जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म जो 2019 सितंबर के बाद शुरू हुए ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स के आवाजाही, इसके अलावा थ्रू सी रूट भी ड्रग्स पंजाब में आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने बहुत ही एग्रेसिव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए पूरे इंडिया में 70,000 एफआईआर दर्ज होती हैं एनडीपीएस एक्ट की, जिसमें 13 से 14,000 एफआईआर पंजाब की दर्ज होती हैं। दिस ईयर वी हैव रिकवर्ड 745 केजीज ऑफ हेरोइन। रोज हम मॉड्यूल्स बस्ट कर रहे हैं। सप्लाई साइड पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। जो इसकी फॉरवर्ड लिंकेजेस में जाके हमने फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज उत्तराखंड में हमने बस्ट करी हैं, हरियाणा में बस्ट करी हैं, और हम थ्रू एंड थ्रू नेटवर्क बस्ट करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। सो सप्लाई को कट करने के एफर्ट्स काफी ज्यादा हुए हैं। इसके साथ ही डिमांड को कम करने के लिए भी पंजाब पुलिस ने लोगों को जोड़ के, हमारी जो एसटीएफ है उसमें कई इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। यूथ क्लब्स, बडी प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स को इंसेंटिव देके
हमारी कोशिश है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिनर्जिक तरीके से ड्रग्स को काबू किया जाए। हमने शुरुआत पंजाब से की है, लेकिन ये मसला भारत में, आप एक ठीक से समझ लीजिए, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। अब पंजाब के पड़ोसी राज्यों पर चलते हैं। कश्मीर और हिमाचल भी इससे त्रस्त है, जूझ रहा है, खासकर 17 से 35 साल की उम्र के नौजवान। हमारे रिपोर्टर आसिफ कुरैशी को आज हमने पुलवामा भेजा। उनको एक नौजवान मिला जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी ड्राइव करता था, वो भी एडिक्ट था। उसने बताया कि सिगरेट की लत छोड़ने के लिए उसने नशा किया एक बार, बाद में कोकीन तक लेने लगा। ड्रग्स ने कहीं का नहीं छोड़ा उसको, सब कुछ लुट गया उसका। 3 साल में पता कितने की ड्रग्स पी गया, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 80 लाख रुपए की ड्रग पी गया वो। ऐसे केस सामने आए हैं। तो दिल्ली एम्स और जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टडी की, पता चला कि कश्मीर में ड्रग एडिक्ट्स की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। घाटी में रोजाना 350 ड्रग एडिक्ट्स अस्पताल पहुंच रहे हैं। कितनी बड़ी, ठंडे इलाके में कितनी बड़ी संख्या हो गई है। क्या कश्मीर उड़ता पंजाब की तरह उड़ता कश्मीर बन रहा है? देखिए, गलत नहीं होगा बोलना, क्योंकि जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो बहुत ही अलार्मिंग है। अब ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं रही है, ये एक एपिडेमिक बन रहा है। हम जो ओवरडोजेस देख रहे हैं, जो डेथ्स हो रही हैं, सडन डेथ्स, यंग डेथ्स हो रही हैं हमारी आजकल सोसाइटी में, जो कि बिकॉज ऑफ स्टिग्मा हम इनको फिर कार्डियक डेथ्स या किसी और डेथ का ये नाम देते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये जो सडन डेथ्स, यंग डेथ्स हो रही हैं, वो ओवरडोज डेथ्स हो रही हैं, ड्रग ओवरडोज डेथ्स हो रही हैं हमारी सोसाइटी में। और उसके बगैर जो ये तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बगैर जो हम देख रहे हैं कि सोसाइटी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे इसका एक ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो छोटे मोटे क्राइम्स या चोरियां या थेफ्ट, या जो घर पे बच्चे घरों में, अपने घरों में चोरियां कर रहे हैं, और जो बहुत ही अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे कहीं ना कहीं जो मर्डर्स भी आप देख रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं इस ड्रग अब्यूज के साथ। बहुत खतरनाक है ड्रग्स, जहां भी जाता है सिर्फ बर्बादी लाता है, और जो ये धंधा करते हैं वो पैसे कमाते हैं। अच्छा, अब ड्रग्स भारत में आती कहां से है, ये पता करना भी बड़ा जरूरी था कि इसका रूट क्या है, कौन कौन बड़े सप्लायर हैं। ये सब जानकारियां होना इसलिए भी जरूरी है ताकि आभास होता है कि कहां से आया, कहां से नहीं आया, कहां से बचाव करना है। अफगानिस्तान में ड्रग्स पैदा होता है, बहुत सारे आप में से भी जानते होंगे। पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में रिफाइन कर इसे भारत भेजा जाता है। ड्रग सप्लाई का एक और बड़ा केंद्र है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, सी रूट की बात कर रहा हूं मैं। भारत में 70% ड्रग्स इन्हीं रूट से आता है। तीसरा रूट म्यांमार का है, जहां से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। देश के लिए ड्रग्स बड़ी चुनौती कैसे बन चुका है, इसके आंकड़े बड़े डरावने हैं। आज दिन भर हम ये खोज रहे थे, देख रहे थे, केस स्टडीज देख रहे थे। 3 करोड़ लोग गांजे के आदी हैं, जबकि 2.5 करोड़ को भांग की लत है। हिमाचल में ये गांजा भांग जो है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर खेती भी होती है बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में, और इसीलिए सियासी पॉलिटिकली जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा भी बन रहा है वहाँ पर चिट्टा और ये ड्रग्स। 1 करोड़ 3 लाख लोग जो है रोजाना चरस लेते हैं और 2 करोड़ के करीब अफीम खाते हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है देखिए। ड्रग्स की वजह से 2017 का अगर हम एक मोटा मोटी अंदाजा लगाएं तो 22,000 मौतें हुई। ये इंडिया का आंकड़ा है, 2017 में 22, लेकिन 18 से 21 में ये थोड़ा घटा। ये क्यों घटा? शायद जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सिस्टम टाइट हुआ होगा। भारत में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई इन 3 सालों के दरमियान। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो इंडिया में पुश की जा रही हैं। आपको मालूम होगा कि अडानी पोर्ट पे 2 बड़े सीजर हुए थे और उसमें काफी सारे लोग पकड़े भी गए, उसमें अफगान नेशनल भी मिला एक। तो ये एक परमानेंट रूट है, क्योंकि हमारा पूरा सी बॉर्डर काफी हद तक पोरस है। बोट्स में लाए जाते हैं ड्रग्स और किनारे से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे उतार दिए जाते हैं। वहां से फिर लोकल लोगों की मदद से ड्रग्स को फिर वापस भारत में लाया जाता है और यहां से कुछ हद तक वो ड्रग्स इंडिया में कंज्यूम की जाती हैं और काफी सारी ड्रग्स जो है यहां से री एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। ड्रग्स धीमी मौत देता है, ऐसा दुनिया क्यों कहती है? इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ड्रग्स जो है 2011 में अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो 24 करोड़ लोग ड्रग्स के आदी पाए गए। कितना बड़ा आंकड़ा है।
जो 2021 में बढ़कर 30 करोड़ हो गए, मतलब 6 करोड़ और बढ़ गए। यानी 10 साल में 23% ड्रग एडिक्ट्स बढ़े, जो दुनिया की कुल आबादी का 6% है। इसमें 22 करोड़ लोग भांग और गांजा लेते हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी के 4.3% लोग इसके आदी हैं। 2.2 करोड़, मतलब आप 2.25 करोड़ के आसपास लगाइए, कोकीन लेते हैं। दुनिया में करीब 6 करोड़ लोग सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। टोटल आंकड़ा जोड़ेंगे ना, ये बहुत ऊपर चला जाएगा अगर सबको जोड़ लेंगे, अलग अलग कैटेगरीज को। ड्रग्स स्लो पॉइजन है। हर साल दुनिया में कितने लोग मरते हैं, इन तमाम चीज़ों को भी देखना जरूरी है। देश में देखा, दुनिया में भी देखें। 2019 में 5 लाख लोगों की मौत हुई ड्रग्स के कारण। 2019 में एक दिन तो ऐसा भी आया जब अकेले एक ही दिन में 1370 लोगों की मौत ड्रग्स के कारण हो गई। ये पैमाने हमेशा अलग अलग एजेंसियां चेक करती रहती हैं। मोटा मोटी हर घंटे ड्रग्स से 57 लोगों की मौत होती है। और अगर इसको ही मैं हर 1 मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो ये समझ आता है कि कितनी ज़्यादा मौतें इस ड्रग्स के कारण 1 मिनट में हो रही हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि ये कोई एटम बॉम्ब से खतरनाक नहीं है। अगर मान लीजिए 1 घंटे में 57 लोग मर रहे हैं तो एटम बॉम्ब से कम हुआ? आप बताइए। पिछले 1.5 सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। हमने 18,000 FIR दर्ज करी हैं, 24,000 गिरफ्तार किए हैं लोग, और 1300 kg हेरोइन, 1375 किलो ओपीएम, 65,000 किलो पॉपी हस्क, 2,000 किलो गांजा हमने रिकवर किया है। तो ह्यूज क्वांटिटीज हैव बीन रिकवर्ड। 200 से ज्यादा हमने बिग फिश गिरफ्तार किए हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी जिनसे होती है। और हमने 92 ड्रग स्मगलर्स की प्रॉपर्टी वर्थ 40 करोड़ हमने फोरफीचर करी। तो एक हमारा फोकस रहेगा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग स्मगलर्स। अच्छा, ड्रग्स पर इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन फिल्मों के अलावा बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि चिट्टा क्या होता है, भांग क्या होती है, गांजा क्या होता है। इसका फर्क भी समझना चाहिए हमें, ताकि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को इससे बचा सके। चिट्टा पंजाबी का एक मतलब होता है कि सफ़ेद रंग, चिट्टा है ये, व्हाइट कलर को बोल देते हैं। शुरू में हेरोइन को चिट्टा कहते थे पंजाब में, क्योंकि वहीं ये समस्या 10-15 साल बढ़ने लगी थी। अब कई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को भी चिट्टा बोलने लगे हैं। कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है, और जो लेने वाला होता है वो इतना पागल होता है कि हर हालत में एक चुटकी भर लेने के लिए मरा जा रहा होता है। ठीक है, हेरोइन अफीम के पौधे से बनती है, ये समझ लीजिए। कोकीन का अलग प्लांट होता है और उस पौधे का नाम होता है कोका, जो साउथ अमेरिका में मिलता है। उसे जब कोका को हम प्रोसेस करते हैं तो उससे फिर आगे जाके कोकीन बनती है। अब गांजा क्या होता है? गांजा भी एक नशीला पदार्थ है जिसे marijuana कह देते हैं। विदेशों में कई जगह पर तो ये लीगल भी है, जैसे कहते हैं ना, वीड पी रहे हैं, सिगरेट में भर के पी लेते हैं। भांग कैनबिस का एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों को पीस कर भांग तैयार की जाती है, उसे रगड़ के सिगरेट में भर के भी पी लेते हैं, अलग अलग तरीके से पी लेते हैं। लेकिन ये सभी जो है वो भारत में इन चीज़ों पर प्रतिबंध है। अब ये जानना जरूरी है कि ड्रग्स का कारोबार दुनिया में किस पैमाने पर फैला है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरकार ये कितना बड़ा मनी सर्कुलेशन है। दुनिया में ड्रग्स का बाजार 27 लाख करोड़ रुपए का है, कई देशों की इकोनॉमी से ज्यादा। अब आपको आइडिया हो गया होगा क्यों बार बार कोलंबिया का, मैक्सिको का, इन सब लोगों का जिक्र क्यों आता है। हेरोइन का सालाना कारोबार 9 लाख करोड़ रुपए का है हर साल का। कोकेन का कारोबार हर साल का 10 लाख करोड़ रुपए का है। गांजा का कारोबार सालाना 6 लाख करोड़ रुपए का है। और सिंथेटिक ड्रग का बिजनेस भी साल में 5 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। नशा सिर्फ इंसान को नहीं मारता, उसके परिवार को भी खत्म कर देता है। मैंने पंजाब का ये दर्द देखा है, बहुत करीब से देखा है। आज ही मैंने पढ़ा कि तरनतारन में नशे की ओवरडोज से माँ बाप के 16 साल के इकलौते बेटे की मौत हो गई। रोज ऐसा हो रहा है, हर हफ्ते, हर महीने ऐसा होता है, गांव में, शहर में, कहीं ना कहीं। कुछ दिन पहले अमृतसर में एक पिता ने अपने तीसरे बेटे को भी नशे की वजह से खो दिया था। पंजाब में इस तरह का दर्द घर घर में मिलता है, शहर शहर में मिलता है, लेकिन बात कई राज्यों तक जा पहुंची है। नशा नौजवानों को, हमारी जवानी को खोखला कर रहा है। हाल यही रहा तो पीढ़ियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी विनती है, नशे से दूर रहना है। जिंदगी में जहर घोलने वाले इस वायरस को हमें हराना है। ठान लो तो कुछ भी मुमकिन होता है, तो हमें ये संभव करके दिखाना है। और हमारी एजेंसियों को इतनी सख्त सजा और न्यायपालिका को इतना कड़े कानून के साथ आगे बढ़ना है कि नशे के सौदागरों को
100 मौत मरना पड़े ताकि वो ये काम ना करे। चलिए अब सन्नी पाजी के गदर और मुंबई से निकलकर बिहार चलते हैं। हेडमास्टर अब कबाड़ बेचेंगे, सब स्कूलों के हेडमास्टर। ऐसा नहीं है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने कबाड़ का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बल्कि शिक्षा विभाग के अफसरों ने हेडमास्टर को इस काम पर लगा दिया है। बिहार में चल क्या रहा है? ये वही शिक्षा विभाग है जिसके मंत्री नौकरशाह से कट्टी के कारण कोप भवन में चले गए थे। अब स्कूलों में कबाड़ जमा हो गया, देखा कि यार बहुत ज़्यादा कबाड़ है। इसका जिम्मा भी हेडमास्टरों का ही फिक्स कर दिया। हेडमास्टरों के KRA यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में शामिल कर दिया गया है कि वहां जो पड़ा कबाड़ है ये आप ही बेचोगे। ये हैं असीम मिश्रा, पटना के गर्दनी बाग में कन्या मध्य विद्यालय के हेडमास्टर, और ये अजय किशोर प्रसाद, पालक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर। दोनों टेंशन में हैं क्योंकि बाकी काम के अलावा स्कूल में जमा कबाड़ भी इन्हीं को बेचना है। आप लोग ये सब काम में लग जाएंगे कि बोरा बेचिए, कबाड़ बेचिए, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पर 8 क्लास चलता है और 7 ही शिक्षक हैं, तो हम तो पहले से ही 1 और 2 को कंबाइंड क्लास के रूप में चलाते हैं। अगर 1 से 2 शिक्षक भी छुट्टी में अगर जाते हैं तो हमारा 2 क्लास जो है, 3 क्लास जो है वो कंबाइंड क्लास के रूप में चलाना पड़ता है। शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 16 अगस्त को चिट्ठी जारी की। इसमें हेडमास्टरों से कबाड़ बेचने और पैसा जमा कराने को कहा गया। श्रीवास्तव साहब की इस चिट्ठी के पीछे वजह है अवर मुख्य सचिव के पाठक का हाजीपुर दौरा, जिसमें स्कूल के अंदर जमा कबाड़ देखकर पाठक साहब खासे नाराज हो गए थे। सामान है, निकालिए। इसमें हवा नहीं भरी तो खेल कैसे लिया इसने? हमको दिखा दीजिए, हम देख लेते हैं, कुछ नहीं है। और खिड़की विड़की पीछे बाहर से खोलिए, परेशान हो रहा है। कुछ नहीं है, वही कुछ नहीं, उसको भेजने में करोड़ों रुपए लग गए हमारे, आपके लिए कुछ नहीं। बाहर निकालिए। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कराती तरह मोटा बहुत हो गया। चल इडियट। बिहार में टीचर्स को पढ़ाने की जगह दूसरे कामों में लगाने का सिलसिला नया नहीं है। जब जातीय जनगणना में टीचर्स को लगाया गया था तब स्कूलों में सिर्फ ताले पड़ने की नौबत रह गई थी। मैं अकेला इस विद्यालय में इकलौता शिक्षक बचा हुआ था, बाकी हमारे सभी शिक्षक जातीय गणना में चले गए थे और मेरी भी ड्यूटी सुपरवाइजर के रूप में लगी थी। लेकिन हमारे प्रधान सचिव की एक चिट्ठी थी कि विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, तब हमने, और वहाँ पर कोई चिट्ठी को वापस करने वाला नहीं था, तो मुझे रजिस्ट्री करना पड़ा था कि मेरे रहने से विद्यालय बंद हो जाएगा। एक तरफ शिक्षकों की कमी, दूसरी तरफ सरकारी फरमान। टीचर्स यूनियन आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। अब समाज में शिक्षकों का काम पढ़ाना नहीं बल्कि कुछ और, कबाड़ बेचना तो बोरा बेचना तो कभी जनगणना करना, इन सब कार्य दिया जाएगा। हम शिक्षक क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बने हैं? क्या गैर शिक्षण कार्य में ही हम लोग लगातार रहेंगे? सवाल यह है कि शिक्षक पढ़ाएं कि कबाड़ का हिसाब लगाएं। मिड डे मील के लिए आने वाले चावल के खाली बोरे दाम पर मोल भाव करें, क्योंकि चंद ही दिन पहले टीचर्स को डबल दाम पर खाली बोरे बेचने का हुक्म भी सुनाया गया है। रेट 10 रुपया था, जिसको कि 100% बढ़ा करके 200% कर दिया गया है। तो यह तो मतलब अगर सरकार को लगती है कि इतनी महंगाई बढ़ी है इधर 10 रुपया से 20 रुपया 100%, तो हमारा रेट भी जो है, जिससे बच्चों को हम इस चावल के अलावा जो और चीज़ अवेलेबल करवाते हैं, जिसके लिए सरकार 5 रुपया 45 पैसा देती है एक बच्चों के लिए, तो वो 10 रुपया 90 पैसा कर दे। टीचर पढ़ाना छोड़कर दूसरे काम में लगे या फिर सरकारी फैसले के खिलाफ आंदोलन करें, नुकसान बच्चों की पढ़ाई का ही होगा। इसलिए एबीपी न्यूज ने शिक्षा विभाग का पक्ष जानने की कोशिश की। हम इसी पर जवाब लेने के लिए शिक्षा विभाग पहुंचे थे। कुछ अधिकारियों से हमने संपर्क किया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है।
अवर मुख्य सचिव पाठक साहब बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या ये काम सिर्फ कबाड़ हटाने से दूर हो जाएगा? बिहार में साक्षरता कम है, स्कूलों में सुविधाएं कम है, शिक्षक कम है, और जो भी हैं वो क्या करते हैं? उनके पास छात्रों को पढ़ाने के अलावा और भी कई काम हैं, जैसे वोटर लिस्ट बनाना, इलेक्शन ड्यूटी पर जाना, अवैध शराब पकड़ना, वहाँ शराबबंदी है इसलिए, टॉयलेट की गिनती करना, आपदा में राहत कार्य देखना, और अगर कोई त्यौहार वगैरह आ जाए तो मेला जो लगता है उसमें क्राउड कंट्रोल करना, मतलब जो कि नॉर्मली पुलिस का काम होता है। पोलियो उन्मूलन यानी जो सेहत से जुड़ा कार्यक्रम है वो भी ये देखते हैं। मिड डे मील का इंतजाम करना, मिड डे मील के बर्तनों का हिसाब किताब रखना, बच्चों के ड्रेस बांटना, उनके ड्रेस को देखना कि आ गए नहीं आ गए, टीचर से ये सब काम कराए जाते हैं। पढ़ने पढ़ाने के लिए शांत मन और अच्छा माहौल दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। सुकून होना चाहिए मन में कि जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन टीचर्स से जब ऐसे ऐसे काम लिए जाएंगे तो पढ़ाई छूटेगी ही। बिहार में शिक्षा पर इसका असर साफ दिखाई देता है। बिहार साक्षरता के मामले में आखिर किस नंबर पर है? शिक्षा में बिहार आगे बढ़े, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए सरकार को माइंड सेटअप चेंज करना होगा। शिक्षकों को आम कर्मचारी नहीं, शिक्षक ही समझना होगा, तभी तो वो आपका भविष्य बनाएंगे, आपके सूबे को आगे लेकर जाएंगे, बच्चों को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाएंगे। परेशान रहेंगे तो ये कैसे होगा? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। वक्त पॉजिटिव स्टोरी का हो गया है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए। फिल्म सिलसिला का ये गाना आपको भी याद होगा। फूलों के बीच में अमिताभ बच्चन और रेखा पर इस गाने को फिल्माया गया था। इसे पहलगाम, श्रीनगर और नीदरलैंड के ट्यूलिप गार्डन में शूट किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि आज ये दिन ट्यूलिप गार्डन का जिक्र क्यों कर रहा है ये? तो इसका जवाब बड़ा साफ सा है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन का नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। आखिर ये कैसे हुआ, ये देखिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, जहां 68 किस्मों के 15 लाख फूल दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ज्यादातर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से लाए गए हैं। हालांकि कहा जाता है कि मुगलों के दौरान ईरान के रास्ते भी ट्यूलिप कश्मीर लाए गए थे। इसकी खूबसूरती और विशेष पहचान की वजह से एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होने का खिताब मिला है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। इस एजाज से ना सिर्फ यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी खुश हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये उम्मीद है कि इस सर्टिफिकेशन के बाद बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक इस बाग की तरफ अगले सीजन में आएंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने जम्मू कश्मीर के सरकारी फ्लोरिकल्चर, गार्डन और पार्क विभाग के आयुक्त सचिव को प्रमाण पत्र सौंपा। ये जो गार्डन है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में लाया गया एज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, जिसमें करीबन 1.6 मिलियन ट्यूलिप्स इस साल डिस्प्ले पे हुए थे। कोई 4.25 लाख के करीब टूरिस्ट्स ने विजिट किया था। 68 वैरायटीज़ के ट्यूलिप्स लगे थे। इस कैटेगरी में बीइंग एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इसको ये एजाज़ मिला। सवाल है कि ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्यों दर्ज किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर की अनुशंसा पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया, यहाँ के फूलों को देखा और फिर अपने पैमाने पर परख कर
ट्यूलिप गार्डन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। यहाँ पर करीब 15 लाख ट्यूलिप के फूलों की सुंदर श्रृंखला बनाई गई है। आमतौर पर ट्यूलिप के इस बाग में मार्च और अप्रैल के महीने में हर तरफ ट्यूलिप के फूल खिले हुए होते हैं। इस समय बिल्कुल ये बाग जैसा खाली है, केवल मिट्टी और पीछे जबरवन की पहाड़ियां दिखती हैं। लेकिन अगले साल की शुरुआत में एक बार फिर इसमें हर तरफ रंग बिरंगे ट्यूलिप्स ही खिलते हुए दिखेंगे। चलिए, हमारे गार्डन ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहें, मन खुश हो जाता है फूलों को देख के। और अब आप खुश हो जाएंगे क्योंकि वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है। शुक्रवार के शो पर रिएक्शन भी आए हैं। कोटा में सुसाइड वाली खबर जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो हमने दिखाई थी, और चीन की इकोनॉमी पर भी काफ़ी कुछ कहा है लोगों ने। जल्दी से देख लेते हैं क्या कहा है। प्रोफेसर भोलाराम जी कहते हैं, आपके सही जानकारी देने से सभी अभिभावक सचेत रहेंगे, बच्चों के रुचि के अनुसार गाइड किया जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। जगवीर नैन जी क्या कहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य हर जगह धंधा बन चुका है और सरकार आंख बंद करके बैठी है क्योंकि पिछले दरवाजे से इनको भी आमदनी आती है। देश का भविष्य अब पैसे वालों का ही है बस। जगवीर जी, आप ऐसी सोच रखते हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, सरकार भी सुधारेगी, उम्मीद करते हैं। प्रवीण मिश्रा जी क्या कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बिना पैसे के काम नहीं होता है। प्रवीण जी, तकलीफ होती है ये सब देख के। जुनैद आलम, कभी आपने देश की महंगाई की भी बात कर लिया करो। टमाटर की थी, फिर कर लेंगे जुनैद जी, आप चिंता ना करो, हम है ना। दीपक गुप्ता जी क्या कहते हैं, दीपक जी कहते हैं, सर एक एपिसोड राइजिंग खालिस्तान टेंडेंसी पर भी हो जाए, स्पेशली आफ्टर फार्मर प्रोटेस्ट। दीपक जी, हम जरूर खालिस्तान के मुद्दे को उठाएंगे, आपने ये लिखा, और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप हमारा शो देखकर रिएक्ट करते रहेंगे। धीरज कुमार जी क्या कहते हैं, अच्छा शो है, नए विषय उठाते हैं आप, कभी यूट्यूब के भी दिखा दिया करो। क्या दिखाना है भैया, कभी यूट्यूब पर होता तब भी मान लेते। यूट्यूब पे आप देखिए, एबीपी न्यूज़ का यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाइए, और मैं बार बार भी कहता हूँ, इसलिए आपको नज़र आएगा वहाँ पे। हरदम आपके साथ रहते हैं हम, आप हमारे साथ रहते हैं, क्यों निराश होते हैं, सब जगह दिखेंगे हम आपको। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। वैसे मेरा भी जाने को दिल नहीं करता है, इनकी बात सुन के तो बिल्कुल ही नहीं करता, पर टाइम का मसला रहता है हमेशा। शो कैसा लगा अच्छा आपको, कमेंट करना है और जरूर बताना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।